हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कमल जायसवाल और आज हम पढ़ने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। ये मेंस का एक टॉपिक है, CGPSC मेंस का टॉपिक है। जंतुओं में परिवहन, मानव संदर्भ में वृद्धि की संरचना तथा कार्य, हृदय की संरचना तथा कार्यविधि, इसका हमें CGPSC स्पेसिफिक नॉलेज लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है? जैसे इसको हम समझ सकते हैं एक परिवहन तंत्र के समान। जैसे हम लोग बस से ट्रैवल करते हैं, ऐसा है कुछ। ठीक है, मतलब चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान शरीर के अंदर लेके जाना ही परिवहन तंत्र या परिसंचरण तंत्र है, जिसको इंग्लिश में सर्कुलेटरी सिस्टम बोला जाता है। अच्छा, मनुष्य में दो प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। एक ब्लड बेस्ड है, रक्त आधारित। दूसरा है लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फ या लसिका आधारित। एक है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा है लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम। देखते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या आता है। ठीक, तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में एक तो रहेगा ब्लड जिसके द्वारा शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाया जाएगा, वो है ब्लड वेसल। और हार्ट, जो ब्लड को पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है, पंप करता है। ठीक है, ब्लड देखते हैं कि ये ब्लड दो भागों से मिलकर बना होता है। एक है रक्त कणिका और दूसरा है ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा ब्लड का द्रवीय भाग होता है, जबकि ब्लड कार्पल्स या रक्त रुधिर कणिकाएं ब्लड का कण वाला भाग होता है। ये ब्लड प्लाज्मा जो है ब्लड का लगभग 60% होता है, जबकि ब्लड कणिकाएं ब्लड का लगभग 40% होता है। यानी कि हम समझें कि 100 ml ब्लड है तो उसमें लगभग 60 ml ब्लड प्लाज्मा होगा एवं 40 ml ब्लड कार्पल्स होगा। ठीक है, अब देखते हैं ब्लड कार्पल्स जो है 3 प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है, पहला है RBCs, इसी को एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। दूसरा है WBCs, इसी को ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। तीसरा है प्लेटलेट्स, इसी को जो है थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, हमने देखा कि ब्लड कार्पल्स 3 टाइप से पाए जाते हैं, RBCs या एरिथ्रोसाइट्स, WBCs या ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। अच्छा, एक चीज़ देखते हैं कि हाँ, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का खोज किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने। ठीक, अच्छा, ब्लड क्या है? ब्लड एक लाल रंग का लिक्विड संयोजी ऊतक होता है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, इतने से क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी क्या क्या देखा कि ब्लड होता है वो दो भागों से मिलकर बना होता है। एक होता है ब्लड कार्पल्स या रक्त कणिकाएं और दूसरा होता है ब्लड प्लाज्मा या फिर रक्त प्लाज्मा। ब्लड कार्पल्स के 3 टाइप्स का होता है, RBCs, दूसरा है WBCs या श्वेत रक्त कणिकाएं, तीसरा है प्लेटलेट्स। इसी को हम जो है एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। RBCs को, WBCs को हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स को बोलते हैं हम थ्रोम्बोसाइट्स। इतना चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं ब्लड कार्पल्स के कुछ विशिष्ट लक्षण। यहाँ हम देख रहे हैं लाल रक्त कणिकाएं WBCs और प्लेटलेट्स, इनके विशिष्ट लक्षण। पहला है, हम देखेंगे किस के बेसिस पे। पहला है हम देख रहे हैं केंद्रक के बेसिस पे।
तो आरबीसीज में केंद्रक नहीं पाया जाता है, एब्सेंट होता है। डब्ल्यूबीसीज में पाया जाता है और प्लेटलेट्स में भी एब्सेंट होता है। अब देखते हैं कलर के बेसिस पे, रंग के बेसिस पे। आरबीसीज लाल रंग का होता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। डब्ल्यूबीसीज इसमें कोई कलर नहीं होता है, ये कलरलेस होता है, रंगहीन होता है और प्लेटलेट्स भी रंगहीन होता है। इनका औसत आयु काल देखेंगे। तो ये आरबीसीज का होता है 120 दिन, डब्ल्यूबीसीज का 102 दिन, प्लेटलेट्स का 3 से 5 दिन। इनके कार्य, आरबीसीज का प्रमुख कार्य होता है ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का वाहन करना, ठीक है। शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड को लाना और ले जाना। अच्छा, आरबीसीज का जो कब्रगाह होता है उसको किसको बोलते हैं? तो स्प्लीन को। स्प्लीन या प्लीहा को आरबीसीज का कब्रगाह कहा जाता है। डब्ल्यूबीसीज को सिक्योरिटी गार्ड ऑफ बॉडी भी कहा जाता है, शरीर का सुरक्षा चौकीदार, ठीक है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हानिकारक जीवाणु एवं मृत कोशिकाओं से का भक्षण करता है एवं उनको नष्ट करता है, ठीक है। दूसरा है कि संक्रमण एवं आघातों से रक्षा करता है, इसलिए डब्ल्यूबीसीज को सिक्योरिटी गार्ड ऑफ बॉडी भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं प्लेटलेट्स के कार्य। प्लेटलेट्स का महत्वपूर्ण कार्य है कि यह ब्लड क्लॉटिंग या रुधिर का थक्का जमने में, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। तो हमने देखा कि आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स का न्यूक्लियस बेसिस पे कि आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है या केंद्रक नहीं पाया जाता है, जबकि डब्ल्यूबीसीज में पाया जाता है और प्लेटलेट्स में नहीं पाया जाता है। रंग आरबीसीज का लाल होता है हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण, जबकि डब्ल्यूबीसीज का और प्लेटलेट्स का कोई रंग नहीं होता है। औसत आयु काल आरबीसीज के लिए 120 दिन होता है, जबकि डब्ल्यूबीसीज के लिए 1 से 2 दिन होता है और प्लेटलेट्स के लिए 3 से 5 दिन औसत आयु काल होता है। आरबीसीज का महत्वपूर्ण कार्य है ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का पूरे शरीर में परिवहन करना। डब्ल्यूबीसीज का महत्वपूर्ण कार्य होता है कि ये सिक्योरिटी गार्ड होता है बॉडी का, ठीक है। और प्लेटलेट्स का महत्वपूर्ण कार्य होता है कि यह रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। चलिए, अच्छा, यहाँ हम देख रहे हैं कि डब्ल्यूबीसीज को वापस से अलग अलग प्रकारों में विभाजित किया गया है। तो हम देखते हैं इसको। तो डब्ल्यूबीसीज जो है एग्रेनुलोसाइट्स, मतलब कि इनमें ग्रेन्यूल्स नहीं पाया जाता है, और ग्रेनुलोसाइट्स अर्थात इसमें ग्रेन्यूल्स पाया जाता है, 2 भागों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। फिर एग्रेनुलोसाइट्स वापस से लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स में विभाजित होते हैं। 2 प्रकार होते हैं एग्रेनुलोसाइट्स के, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। इसी प्रकार ग्रेनुलोसाइट्स के 3 टाइप्स होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। पहला न्यूट्रोफिल्स, दूसरा इओसिनोफिल्स और तीसरा है बेसोफिल्स। लिम्फोसाइट्स भी 2 प्रकार के होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। अच्छा, यदि हमको पूछा जाए कि लिम्फोसाइट्स डब्ल्यूबीसी है तो है, मोनोसाइट्स भी डब्ल्यूबीसी है, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स ये तीनों डब्ल्यूबीसी ही हैं, ठीक है। इनके कुछ विशिष्ट लक्षण यहाँ मैंने दिया हुआ है, देखते हैं जल्दी से। तो लिम्फोसाइट होता है लगभग 30% किसका? टोटल डब्ल्यूबीसीज का। आउट ऑफ 30%, लगभग 30% जो है होता है टोटल डब्ल्यूबीसीज का। कौन होता है? लिम्फोसाइट्स, ठीक। ये फिर टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट में डिवाइड होते हैं। टी लिम्फोसाइट्स सबसे पहले HIV वायरस के द्वारा अटैक किया जाता है। टी लिम्फोसाइट्स को HIV वायरस के द्वारा पहले अटैक किया जाता है। लिम्फोसाइट जो है प्रतिरक्षा तंत्र की में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।
प्रतिरक्षा तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मोनोसाइट्स लगभग 5 से 6% होता है। ये गतिशील होता है और फैगोसाइटिक नेचर का होता है, मतलब भक्षीय नेचर का होता है, हानिकारक जीवाणुओं को भक्षण कर लेता है। फिर हम देखते हैं ग्रेनुलोसाइट के अंतर्गत न्यूट्रोफिल्स आते हैं। ये सबसे ज़्यादा 62% टोटल WBCs का 62% होता है। ये इन्फेक्शन के से सुरक्षा प्रदान करता है। न्यूट्रोफिल्स ईओसिनोफिल्स लगभग 3% से भी कम होता है। फैगोसाइटिक होता है, मतलब कि हानिकारक जीवाणु हानिकारक तत्वों को भक्षण करता है। डिटॉक्सिफिकेशन में भी मदद करता है। बेसोफिल्स ये सबसे कम 0.5 से 1% पाया जाता है और एलर्जिक रिएक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो सबसे अधिक WBC जो पाया जाता है वो है न्यूट्रोफिल्स लगभग 62%। उसके बाद में फिर लगभग 30% लिम्फोसाइट्स और सबसे कम पाया जाता है बेसोफिल्स 0.5 से 1%। हम देखते हैं कि हमने ब्लड के अंतर्गत देखा था कि ब्लड दो भागों से मिलकर बना होता है, ब्लड कार्पल्स और ब्लड प्लाज्मा। ये ब्लड प्लाज्मा का ही अब हम जो है अध्ययन करते हैं कि ब्लड प्लाज्मा ब्लड का लिक्विड तरल भाग होता है, ठीक है। लगभग 60% भाग होता है ब्लड का और लगभग 40% बचा हुआ भाग ब्लड कार्पल्स का होता है। ये येलोइश कलर का होता है, पीलापन लिए हुए। इसका pH होता है 7.4। ब्लड का pH बोलेंगे या ब्लड प्लाज्मा का pH बोलेंगे तो होता है 7.4 pH। ये एग्ज़ाम में आया हुआ है। अच्छा, इसमें ब्लड प्लाज्मा में लगभग 91 to 92% वाटर पाया जाता है, 7% अराउंड प्रोटीन पाया जाता है, 0.9% साल्ट पाया जाता है, 0.1% ग्लूकोज पाया जाता है। अब बचे हुए हिस्से ऑर्गेनिक एवं इनऑर्गेनिक पदार्थ पाए जाते हैं। प्लाज्मा को हम दूसरे प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं कि प्लाज्मा सीरम एवं ब्लड प्रोटीन का संयुक्त भाग को ही प्लाज्मा कहा जाता है। अर्थात प्लाज्मा इक्वल्स सीरम प्लस ब्लड प्रोटीन, स्पेशली फाइब्रोनोजन। इसी प्रकार हम सीरम को परिभाषित कर सकते हैं इसी फार्मूले के बेसिस पे कि सीरम इक्वल्स प्लाज्मा माइनस ब्लड प्रोटीन। अब हम देखते हैं इसका महत्वपूर्ण कार्य क्या है ब्लड प्लाज्मा का। तो इसका महत्वपूर्ण कार्य है कि ब्लड कोएगुलेशन या फिर रक्त स्कंदन या रक्त का थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। रक्त का थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो यहाँ तक हमने देख लिया ब्लड या कुछ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि एक मान लिया जाता है कि कोई ये है कोई ब्लड वेसल, ठीक है। तो ये जो पीलापन लिए हुए द्रव्य भाग जो दिख रहा है ये ब्लड प्लाज्मा है, ठीक। इसमें हमको दिख रहा है ब्लड 3 टाइप से पाए जाते हैं, ये ब्लड कार्पल्स 3 टाइप से पाए जाते हैं। पहला एरिथ्रोसाइट, तो ये एरिथ्रोसाइट है लाल रंग का। दूसरा है WBCs, वो अभी देखेंगे। तीसरा है प्लेटलेट्स। और ये जो देख रहे हैं मोनोसाइट्स, बेसोफिल्स, ईओसिनोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, ये WBCs के ही प्रकार हैं। तो ये संयुक्त रूप से WBCs ही हैं। तो हमने देखा था कि ब्लड कणिकाएँ 3 प्रकार की होती हैं, रक्त कणिकाएँ। पहला एरिथ्रोसाइट या RBCs, दूसरा है WBCs और तीसरा है प्लेटलेट्स। ब्लड प्लाज्मा भी हम देख लिए, पीलापन लिए हुए, ठीक है। अब एरिथ्रोसाइट, प्लेटलेट्स और ब्लड प्लाज्मा के बाद में जो बचे हुए जो लिखे हुए दिख रहे हैं मोनोसाइट्स, बेसोफिल, ईओसिनोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, ये सब जो है WBCs के ही टाइप हैं। मोनोसाइट्स, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स, ईओसिनोफिल्स
और लिम्फोसाइट। हम देखते हैं ब्लड का फंक्शंस। ये मेंस एग्ज़ाम में आया हुआ है CGPSC मेंस 2013 में। तो इसके प्रमुख कार्य क्या है? पहला है ऑक्सीजन का परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन। शरीर के विभिन्न हिस्सों में ऑक्सीजन लेके जाती है। तो जस्ट इसका अपोजिट दूसरा फंक्शन होगा इसका कि शरीर के विभिन्न हिस्सों से कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करके लाती है। तीसरा है न्यूट्रिएंट्स या पोषक पदार्थों का परिवहन करती है शरीर के विभिन्न हिस्सों में। तो जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स या उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन करती है। पांचवा है हार्मोन का परिवहन करती है। ठीक है। छठवां है शरीर का ताप नियंत्रण में सहायक होती है। सातवां रुधिर का थक्का जमना, घाव भरना, बीमारी से लड़ने एवं संक्रमण से रक्षा करने वाले पदार्थों का परिवहन, जैसे कि मेडिसिन वगैरह हम खाते हैं तो उसका जो है शरीर के विभिन्न हिस्सों में लेके जाती है। आफ्टर डाइजेशन ब्लड के द्वारा ही किया जाता है, शरीर के किसी दूसरे हिस्से में ले जाना। इस प्रकार हमने देखा कि ब्लड के मेजर 7 फंक्शंस हैं यहाँ। जो पहला है जिसमें ऑक्सीजन का परिवहन, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना, तीसरा है न्यूट्रिएंट्स या पोषक पदार्थों का परिवहन, चौथा है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स या उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन, पाँचवा है हार्मोन का परिवहन, छठवा है थर्मो रेगुलेशन ऑफ बॉडी या शरीर का ताप नियंत्रण करना, और सातवां है रुधिर का थक्का जमना, घाव भरना, बीमारी से लड़ने एवं संक्रमण से रक्षा करने वाले पदार्थों का परिवहन। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।